गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आ जाओ। आज की हमारी शीट को डिस्कस करते हैं। देखो शीट का टाइटल क्या है। शीट का टाइटल है जी जिग व्हेन यू शुड जैग। इसका क्या मीनिंग होता है बच्चों? देखो जिग का और जैग का मतलब होता है मोड़, टर्न वगैरह नहीं होते भाई, इस तरफ गाड़ी मोड़ ले नहीं कहते, तो उसका मतलब होता है जिग और जैग। इन दोनों का ही मतलब क्या होता है? मोड़। अरे ये नहीं देखते आप स्नेक कैसे चलता है? स्नेक जिग जैग ही तो चलता है, सीधा सीधा थोड़ी चलता है, ऐसे मुड़ता मुड़ता ही चलता है। उसी चीज़ पे इडियम बना दी। क्या कहता है ऑथर? ऑथर कहता है जिग व्हेन यू शुड जैग। भाई आप जिग, आप दूसरी तरफ मुड़ गए जब आपको इस तरफ मुड़ना था। तो जब आप ऐसे मुड़ गए तो आपने क्या किया होगा? आपने रॉन्ग टर्न ही तो लिया होगा। इसी का मीनिंग ही होता है टू टेक ए रॉन्ग टर्न। भाई आपने कोई गलत डिसीजन ले लिया होगा, है ना। हमें वो डिसीजन नहीं लेना चाहिए था, हमने उस पर ले लिया। या फिर आप, या तो ये सेंस देता है गलत डिसीजन ले लिया, या फिर आप किसी जर्नी पे जा रहे थे और आप रास्ता भूल गए, तो इसका मीनिंग दूसरा लग सकता था, टू मूव इन ए रॉन्ग डायरेक्शन। राइट नहीं, टू मूव इन ए रॉन्ग डायरेक्शन, ये लगा लेते। ठीक है, देखो कुछ एक्टिव पैसिव दे, एक बार इनको करने की कोशिश करते हैं आप। देखो फर्स्ट में क्या कहता है, इट इज़ योर ड्यूटी टू मेक टी एट 11 o'clock। कहता है भाई तुम्हारी जिम्मेवारी है 11 बजे चाय बनाना। अब देखो आस्क, रिक्वायर्ड, सपोज या फिर कुछ भी नहीं। तो भाई ड्यूटी कह दिया ना, देखो ड्यूटी कह दिया तो फिर आस्क की बात नहीं लगानी चाहिए थी इसको। ड्यूटी कह दिया तो फिर आस्क की बात नहीं लगाता, रिक्वायर्ड की भी बात नहीं करता। आंसर बचता या तो सी या फिर क्या बचता जी, डी। लेकिन ना डी वाले को मैंने क्यों नेगलेक्ट किया, अब एलिमिनेट किया। अब कुछ बच्चों को ये लगा होगा कि 2+V1 होता है और मोडाल में हम क्या बनाते हैं, 2+V+ वर्ब की थर्ड फॉर्म। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं बनना था। क्यों नहीं बनना था जी? यहाँ ऐसा इसलिए नहीं बनना था क्योंकि अगर मैं इस वाले को देखता ना तो कहता टी इज़ टू बी मेड बाय यू एट 11 o'clock। ये तो एक जनरल सी बात बताता, ये तो एक जनरल सी बात बताता क्या कि भाई चाय बना देना 11 बजे। इसमें ड्यूटी वाली सेंस तो आई ही नहीं, तो फिर कौन सा बचता? ये वाला तो होता नहीं। और यूं भी नहीं समझते ना तो यूं समझा करो, सेंटेंस कितना था? सेंटेंस तो ये था, इट इज़ योर ड्यूटी। भाई एक मेन क्लोज था, एक सबऑर्डिनेट क्लोज था। तो जब इस तरह की बात आ जाए तो मेन वाले का पैसिव बनाना ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो भाई इट इज़ योर ड्यूटी, ये तुम्हारा काम है, तभी तो कह रहे हैं यू आर सपोज टू डू दिस। आस्क की और रिक्वायर्ड की बात नहीं करता, सपोज वाली यहाँ पर बेस्ट सेंस लगती और यहाँ पर सी ऑप्शन लगता। आस्क का मतलब तो होता भाई पूछ रहा होता, पूछ थोड़ी रहा है वो। और रिक्वायर्ड तुम्हें बनाना चाहिए, ऐसा नहीं कह रहा, कह रहा है तुम्हें बनानी है, तुम्हारी जिम्मेवारी है, यू आर सपोज टू मेक दिस। भाई तुम्हारे काम हो जाना चाहिए था, इसीलिए सी आता। ठीक है, सेकंड पे आ जाओ। देखो सेकंड पे क्या कहता है, ही वॉज कॉन्ग्रेचुलेटेड बाय हिज टीचर ऑन हिज ब्रिलियंट सक्सेस इन द रिसेंट एग्जामिनेशन। अब ना ये तो ऑलरेडी पैसिव फॉर्मेशन थी, ये तो बच्चों ऑलरेडी पैसिव फॉर्मेशन थी, हमें इसकी एक्टिव फॉर्म बनानी थी। कैसे पता लगा ये पैसिव फॉर्मेशन थी? बच्चों तुमने ही तो बताया था मुझे कि इज एम आर वॉज वर के बाद जब भी कभी वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए तो वो पैसिव वॉइस होएगी सर। और टेंस कौन सा होएगा सर? टेंस इनडेफिनेट होएगा। और वॉज को देख के पता चला कि पास्ट इनडेफिनेट टेंस है। और एक्टिव पैसिव में तो कभी टेंस बदलता नहीं, यानी पैसिव वॉइस में अगर पास्ट इनडेफिनेट है बच्चों तो एक्टिव वॉइस में भी कौन सा टेंस होएगा? पास्ट इनडेफिनेट होएगा। अब आ जाओ एक बार ही देखते हैं क्या है, क्या इसमें पैसिव वाला अपना ऑप्शन। ही वॉज कॉन्ग्रेचुलेटेड बाय हिज टीचर। किसने कॉन्ग्रेचुलेट किया जी? उसकी टीचर ने। यानी टीचर को क्या बनाना पड़ेगा? सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। देख लो पहले में भी हिज टीचर, दूसरे में भी हिज टीचर, तीसरे में भी हिज टीचर और फोर्थ में भी हिज टीचर। फोर्थ तो बन ही नहीं सकता था, क्यों भाई? ब्रिलियंट सक्सेस ही नहीं लिख रहा, आधी अधूरी बात कर रहा है, ऐसी सेंस तो नहीं थी, पूरी ही बात करनी थी। थर्ड को भी एलिमिनेट कर देते। कह रहे टीचर ने कॉन्ग्रेचुलेट किया सक्सेस के लिए, लेकिन सक्सेस कैसी है? ब्रिलियंट सक्सेस है। पैसिव इसका क्या बनाते? हिज टीचर। देखो इस ऑब्जेक्ट को यहाँ सब्जेक्ट बनाते, क्या बनता? हिज टीचर। आगे वर्ब क्या बनती? वर्ब की सेकंड फॉर्म कॉन्ग्रेचुलेटेड। और जब ही को ऑब्जेक्टिव केस में लगाते तो क्या बनता? हिम। हिज टीचर कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम। और क्यों उसे कॉन्ग्रेचुलेट किया? ऑन हिज ब्रिलियंट सक्सेस इन द रिसेंट एग्जामिनेशन। ये था, ओके था, बिल्कुल ओके था, कोई दिक्कत नहीं थी। इसका आंसर लगता सेकंड का ए, और कोई भी ऑप्शन बचता ही नहीं। ठीक है, आगे आ जाओ, थर्ड को देखते हैं एक बारी। थर्ड में क्या कहते हैं, पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर दी वर्ल्ड। पूरे संसार में लोग इंग्लिश बोलते हैं, इसीलिए भाई एसके क्लासेस इंग्लिश स्पोकन का नया बैच लेकर आई है 12 अप्रैल को। अगर आप बोलना चाहते हो तो आ जाओ, जुड़ जाओ हमारे साथ। सेंटेंस कहता है
पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर दी वर्ल्ड। ऑब्जेक्ट क्या है, इंग्लिश है, तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, तो मुझे क्या बनाना पड़ेगा, इंग्लिश। स्पीक, स्पीक कौन सा थी जी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, प्रेजेंट इंडेफिनिट था, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट लगाने के लिए हेल्पिंग वर्ब क्या लगाऊंगा, इज। इंग्लिश इज आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, इंग्लिश इज स्पोकन बाय पीपल बोल दो, या भाई ना भी बोल लो तो भी काम चल जाएगा। वो स्पोकन तो हो ही नहीं सकता था, क्यों, टेंस थोड़ी बदलूंगा, वह स्पोकन नहीं लगा सकता था। अब ना अगर बाय पीपल लगा देता तो कहाँ बोली जाती है, ऑल ओवर दी वर्ल्ड। बाय पीपल ना लगाते तो भी काम चल जाता, इसकी एक्टिव फॉर्म बनती इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर दी वर्ल्ड। क्योंकि आपने सीखा था कि जब वॉइस चेंज करते हैं ना तो पीछे वाले ऑब्जेक्ट को कई बार छोड़ देंगे, क्यों छोड़ देंगे, उसे दो केसेस में लीव कर देते हैं। भाई सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर था। पैसिव वॉइस की अगर हम बात करते थे तो ऑब्जेक्ट यहाँ आ जाता था, यहाँ हेल्पिंग वर्ब आ जाती थी, मेन वर्ब आ जाती थी, और ये बाय लगा के सब्जेक्ट जुड़ जाता था। लेकिन कई बार ना इसको छोड़ दिया जाता है, क्यों छोड़ दिया जाता है, इसको दो कंडीशंस में छोड़ दिया जाता है। जब भाई या तो वो क्या हो, वेग हो, हमें पता ही नहीं वो काम कर कौन रहा है, नॉट क्लियर सी चीज़ है वो, और या फिर वो चीज़ कैसी हो, एकदम ही ऑब्वियस सी हो। जैसे किसी को अरेस्ट किया तो पुलिस ही अरेस्ट करेगी, तो थीफ वॉज अरेस्टेड बोल देता है, उस टाइम पे वो पीछे पुलिस नहीं लगाता, क्योंकि पता है भाई ऑब्वियस सा काम है, तो दो केसेस में छोड़ दिया जाता है। अब पता है ना इंग्लिश को लोग ही तो बोलेंगे, जानवर थोड़ी इंग्लिश में बातें करेंगे, इसीलिए उसने छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया, क्योंकि उसका जो ऑब्जेक्ट बनाना था वो बहुत ज़्यादा ऑब्वियस था, दो चीज़ों में छोड़ देता है, तो ऑब्वियस हो या फिर वेग हो, पता ही नहीं क्या है, तो इसका आंसर बनता ए। डी क्यों एलिमिनेट हुआ, डी ने ना इस चीज़ को लिखा ही नहीं, ऑल ओवर दी वर्ल्ड नहीं लिखा, इसीलिए मैंने डी को नहीं लगाया। हाँ, अगर डी में ऑल ओवर दी वर्ल्ड भी लिखता और बाय पीपल भी लिखता तो ए और डी में मेरी चॉइस ए के साथ आती, लेकिन जब इसने आधा छोड़ ही दिया तो फिर ऐसा तो पैसिव वॉइस में नहीं होता दोस्तों। ठीक है, अब करें, देखो आगे क्या कहता है, हु गेव यू परमिशन टू एंटर। कहता है आपको परमिशन किसने दी एंटर करने की। आपको पता है जब एक्टिव वॉइस और से पैसिव वॉइस में बनाते हैं या पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस में बनाते हैं तो भाई ना तो टेंस चेंज होता और ना ही सेंटेंस की टाइप चेंज होती। देखो सेंटेंस की टाइप का मतलब था, अगर एक्टिव वॉइस में इंटेरोगेटिव वाला सेंटेंस है ना, क्वेश्चन मार्क वाला, तो पैसिव वॉइस में भी इंटेरोगेटिव बनेगा। ना तो टेंस चेंज करेंगे और ना ही हम क्या चेंज करेंगे, उसकी वॉइस को चेंज करेंगे। अब देखो क्या कहता है, कहता है हु गेव यू परमिशन टू एंटर, यानी क्वेश्चन मार्क तो बनेगा बनेगा, क्वेश्चन मार्क आएगा, तो डी ऑप्शन में तो क्वेश्चन मार्क नहीं था, मैंने हटा दिया। और जब आप लोगों ने पढ़ाई की थी हमने सीखा था कि भाई इंटेरोगेटिव बनाते हैं तो इन्वर्जन होता है, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से उठ के पहले आ जाती है। अब उन ऑप्शंस को भी काट दो जिनके अंदर हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले नहीं है, यू वर थोड़ी, वर यू होता तो भी मैं बात कर लेता। और वाज यू कब से लगाने लग गया भाई, ये वाज यू तो होता ही नहीं, एक ही ऑप्शन क्या बचता, यही बचता, बाय होम वर यू गिवन परमिशन टू एंटर बना देता, बाय होम वर यू गिवन परमिशन टू एंटर। और यूँ भी अगर आप ऑप्शन से एलिमिनेट नहीं करना चाहते थे तो मैं आपको पूरी टाइप बता देता हूँ। हु गेव यू परमिशन, हु वाले सेंटेंसेस में जब भी दिक्कत हो, हु को हटा के कोई भी नाम इमेजिन करो। मैं कहता हूँ राम गेव यू परमिशन टू एंटर, अब बनाओगे तो आप बाय हुम, भाई अब राम की जगह आप हुम लगाओगे, राम गेव यू व्हाट परमिशन टू एंटर, एक सेकंड, राम गेव यू परमिशन टू एंटर, बाय होम वर यू गिवन परमिशन टू एंटर। हाँ, इसमें राम वाला केस नहीं लगेगा भाई, वो हु के सिंपल सेंटेंसेस में लगता था, पैसिव वॉइस में नहीं लगेगा, तो इसको तो बनाना ही पड़ेगा। इसको यूँ बना लेना कि जब भी हु लगता है ना, हु वालों को दो तरीक़ों से बनाते हैं, या तो बाय हुम करके बना दिया जाता है या फिर हुम को आगे रख देते हैं, बाय को पीछे खिसका देते हैं। दूसरे वाला ऑप्शन तो इसने दिया ही नहीं, इसने तो सारे बाय होम वाले बनाए, और बाय होम वाले में बनाए तो इसको यूँ चेक करते, बाय होम ओके था, पीछे क्वेश्चन मार्क भी था, इन्वर्जन भी कर रहा था, यू के लिए वर लगा रहा था और वर के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा रहा था, आगे परमिशन टू एंटर जोड़ रहा था, बिल्कुल करेक्ट था। इसका आंसर क्या था, फोर्थ का ए था, बाकी सारे एलिमिनेट ही हो गए थे। ठीक है, फिफ्थ में देखो, द प्रिंसिपल हैज़ ग्रांटेड हिम व्हाट ए स्कॉलरशिप। इसका पैसिव वॉइस दो तरीक़ों से बनता, कैसे बनता, दो ऑब्जेक्ट आगे ना, द प्रिंसिपल हैज़ ग्रांटेड हुम, हिम और व्हाट ए स्कॉलरशिप, तो भाई दो ऑब्जेक्ट आ गए तो दो तरीक़ों से इसका पैसिव वॉइस बनाते। एक बार मैं इसको ऑब्जेक्ट मानता हूँ,
इसको ऑब्जेक्ट मानता हूँ तो इसका पैसिव वॉइस क्या बनता बच्चों, ही हैज़ बीन ग्रांटेड, ही हैज़ बीन ग्रांटेड ए स्कॉलरशिप बाय द प्रिंसिपल। ये रहा देखो इसका ऑप्शन। भाई सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाओ, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ, ये हिम ऑब्जेक्ट था, आगे आएगा तो जब प्रोनाउन सब्जेक्ट बनता है तो प्रोनाउन का कौन से वाला केस सब्जेक्ट बनता है जी, नॉमिनेटिव। देख लो नॉमिनेटिव केस सब्जेक्ट बनता है क्या, जब प्रोनाउन सब्जेक्ट बनता है तो प्रोनाउन का कौन सा केस सब्जेक्ट बनता है, नॉमिनेटिव। इस हिम को यहाँ ऑब्जेक्ट था, आगे लाके सब्जेक्ट बनाना था, इसीलिए क्या बनाया, ही बनाया। ही के लिए कौन सी हेल्पिंग वर्ब आई, ही सिंगुलर था तो हैज़ आ गई। हैज़ हैव हैड के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ही हैज़ बीन, और पैसिव वॉइस की पहचान वर्ब की थर्ड फॉर्म ग्रांटेड, ही हैज़ बीन ग्रांटेड ए स्कॉलरशिप बाय द प्रिंसिपल, ये करेक्ट हो जाता। और दूसरा पता है कैसे बनता, इसने ऑप्शन में दिया ही नहीं, लेकिन दूसरा अगर मुझे बनाना पड़ता ना तो फिर मैं ए स्कॉलरशिप को ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करता, फिर पता है मैं इसका क्या बनाता, ये वाला जो सेंटेंस था ना इसमें अगर मैं बीन लगा देता ना तो इसका दूसरे ऑब्जेक्ट से बन जाता, लेकिन इसने नहीं बनाया, कोई दिक्कत नहीं तो क्या बनता है ये, ए स्कॉलरशिप हैज़ बीन ग्रांटेड टू हिम, किसने, बाय द प्रिंसिपल। भाई समझ आ रहा है। CHSL वाले बच्चे जिनका CHSL है, एक्टिव पैसिव और नरेशन की प्रैक्टिस कर लो, 4 नंबर की आएगी, 4 नंबर तो पक्के कर लेते हैं हम हमारे, ठीक है। और ये तो वैसे ही कट जाते हैं भाई, ये तो यूं ही कट जाता है। टेंस कैसे चेंज कर दिया इसने, मुझे एक बात बताओ। और ही हैज़ ग्रांटेड ए स्कॉलरशिप, उसने थोड़ी स्कॉलरशिप दे दी प्रिंसिपल को, और ये वाले में क्या गड़बड़ थी, इस वाले में ये गड़बड़ थी। ए स्कॉलरशिप हैज़ ग्रांटेड, यहाँ तो कह रहा है कि स्कॉलरशिप ने खुद दिया है उसको, यहाँ तो सब्जेक्ट स्कॉलरशिप तो एक पैसिव सब्जेक्ट थी, तो ये एक्टिव फॉर्म में कैसे लिख सकता था, ठीक है। ये तो यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगा रहा था, पैसिव फॉर्म में तो मैं बीन लगाना था। ये थे हमारे थोड़े से क्या एक्टिव पैसिव हुए जिनकी मैं थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। अब आप बात करते हैं PQRS। इन PQRS को एक बार बनाने की कोशिश करते हैं। देखो क्या करोगे, सबसे पहले पढ़ो, फिर हम कोई पैटर्न ढूंढेंगे, 2 का पेयर बनाने की कोशिश करेंगे, फिर लगा लेंगे। कहते हैं वी वर टेकिंग टी एट दी रत्ना टी स्टॉल। भाई रत्ना टी स्टॉल के ऊपर बैठे आराम से चाय पी रहे थे, उसी टाइम क्या होता है, वी फाउंड ए टूरिस्ट बस विच हैड जस्ट रैम्ड इनटू ए टैमरिन ट्री ऑन दी रोड साइड। रैम का क्या मतलब होता है, रैम एक वर्ब होती है और इसका मीनिंग क्या होता है, क्रश। क्रश मतलब एकदम अंदर से उससे टकरा गई। और कौन सा ट्री था, टैमरिन ट्री। टैमरिन ट्री कौन सा होता है, इमली के पेड़ को टैमरिन ट्री कहते हैं, इमली के पेड़ को टैमरिन कहते हैं, ठीक है। टैमरिन ट्री ऑन दी रोड साइड, ओके है भाई। वी रश्ड आउट ऑफ द टी स्टॉल, कहता है हम रश आए, रश हुए आउट ऑफ द टी स्टॉल। रश का मतलब होता है मूव क्विकली, एकदम जल्दी से भाग के आए। कह रहे हैं हम ना चाय पी रहे थे रत्ना टी स्टॉल के ऊपर, आगे किसी सेंटेंस में कहता है हमें एक बस मिली जो ना इमली के पेड़ में टकराई हुई थी, हम फटाफट स्टॉल से निकल के बाहर आए, हमने पैसेंजर्स की मदद की। सडनली अचानक हमने एक लाउड नॉइस सुनी, क्या सुना, लाउड नॉइस सुनी, फॉलोड बाय क्राई फॉर हेल्प, फॉलोड बाय क्राई फॉर हेल्प, ठीक है। आपको एक बात बताऊं मैं, हमने सीखा था प्रेपोजिशन के बाद जब भी कभी वर्ब आती है वो ING फॉर्म में आती है, लेकिन यहाँ पर किसी बच्चे को शायद डाउट ना आया हो, मुझे तो डाउट आ गया कि हेल्प अगर वर्ब थी तो वो ING फॉर्म में हेल्पिंग क्यों नहीं आई। हेल्पिंग इसलिए नहीं आई बच्चों क्योंकि हेल्प वर्ब भी थी और साथ ही साथ नाउन का काम भी तो करती थी। हमने ना सडनली हमने क्या सुना, एक लाउड नॉइस सुनी, और फॉलोड बाय का मतलब होता है उसके जस्ट बाद क्या हुआ, क्राई फॉर हेल्प। कैसी आवाज़ थी वो, मदद के लिए वो लोग चिल्ला रहे थे। जब हेल्प वर्ब होती है तो मीनिंग होता है मदद करना, और जब हेल्प नाउन होती है तो उसका मीनिंग होता है मदद। अब कहता है वी इन्फॉर्म दी हॉस्पिटल, हमने हॉस्पिटल को इन्फॉर्म किया, एंड ऑल्सो दी पुलिस अबाउट दी एक्सीडेंट, ठीक है। एक चीज़ तुम्हें और सिखा देता हूँ, नॉइस जो थी ना एक अनकाउंटेबल नाउन थी, नॉइस को गिन नहीं सकते थे। यहाँ बहुत सारा शोर हो रहा है, कोई बच्चा डेस्क पे पेन बजा रहा है, कोई पैर बजा रहा है, किसी का फ़ोन बज रहा है, AC की आवाज़ आ रही है, पंखा चल रहा है, ये सारी एक नॉइस है। आप ये नहीं कह सकते 5 नॉइस आ रही है, अनकाउंटेबल नाउन थी। दूसरी चीज़, नॉइस का जनरली यूज़ नेगेटिव सेंस में किया जाता है। आपने सुना होगा नॉइज़ पोल्यूशन, क्या सुना होगा जी, नॉइज़ पोल्यूशन। नॉइज़ का जनरली यूज़ नेगेटिव सेंस में किया जाता है। पॉजिटिव सेंस में अगर हम यूज़ करते भी हैं ना तो हम साउंड कर देते हैं, हम कह देते हैं कोई प्लीजेंट सी साउंड थी, भाई एक प्यारी सी आवाज़ थी, कोई प्यारी सी आवाज़ हो रही थी, पता नहीं क्या बज रहा था।
पॉजिटिव में साउंड यूज होता है और नेगेटिव में नॉइस होता है, और नॉइस अनकाउंटेबल नाउन होता है, और फॉलोड बाय का मतलब है उसके बाद, और क्राई फॉर हेल्प में फॉर प्रपोजिशन है, हेल्प यहाँ पर नाउन है जिसका मीनिंग है मदद। अब बनाओ राइम। आप खुद बताओ, हम लोग चाय पी रहे थे, सबसे पहले क्या हुआ होगा? सडनली, अचानक से हमने एक आवाज़ सुनी और जोर का धमाका हुआ क्योंकि बस टकरा गई होगी और लोगों के रोने पीटने की आवाज़ें आई। इस क्राय का मीनिंग सिर्फ रोना पीटना नहीं होता, क्राय का मीनिंग होता है दुख में भरे हुई आवाज़ सी आई। तो यहाँ रोने पीटने की आवाज़ें, यानी सेंटेंस की स्टार्टिंग तो ऐसे से होनी थी। आगे देखो, आवाज़ आते ही क्या हुआ होगा? आवाज़ आते ही हॉस्पिटल को इन्फॉर्म कर दिया होगा क्या? या आवाज़ आते ही मदद करने लग गए, आवाज़ आते उन्हें बस दिखी? आवाज़ आते के साथ वो बाहर आए होंगे, बाहर की तरफ भागे स्टॉल से कि हुआ क्या है, यानी एस के बाद क्यों बनेगा। अब भाई देख लिया, बाहर आके क्या देखा होगा? बाहर आके देखा होगा कि भाई एक टूरिस्ट की यात्रियों से भरी हुई बस इमली के पेड़ में टकरा गई। SQP। और अब लास्ट में क्या करेगा? लास्ट में भाई टकरा गई तो पैसेंजर्स की मदद करेंगे, SQPR। क्या बनेगा इसका आंसर? SQPR, यही इसका आंसर था। ठीक है, बात क्लियर हो गई मेरी? बहुत आसान सा था ना। आगे देखो, सेकंड को पढ़ो। आपको पता है क्या? एक बात आपको शायद नहीं पता, मैं बता देता हूँ। जो ये चींटियाँ होती है ना, एंट्स, ये ब्लाइंड होती है, इनको कुछ भी नहीं दिखता। मुझे ये बात थर्ड क्लास में पता चली थी। ठीक है, अब देखो इसको देखते हैं क्या कहता है। मैनी काइंड्स ऑफ एंट्स आर ब्लाइंड। मजाक कर रहा हूँ, इसे इसको पढ़ के ही पता चली थी कि चींटियाँ नहीं देख पाती। मैनी काइंड्स ऑफ एंट्स आर ब्लाइंड। आगे देखो, कहता है भाई बहुत सारी प्रजातियाँ हैं ना चींटियों की, ब्लाइंड होती है, देख नहीं सकती। और लास्ट सेंटेंस में कहता है यू कुड हैव नोटिस्ड, आपने नोटिस भी किया होगा, दैट दीज फिलर्स आर ऑलवेज मूविंग, कि भाई ये जो फिलर्स होते हैं ये हमेशा मूव करते रहते हैं। फिलर्स क्या होते हैं बच्चों? फिलर्स क्या होते हैं? ये चींटी के आगे एंटीना नहीं होते क्या? अब चींटी मेरे को बनानी नहीं आती, इसके आगे दो ऐसे एंटीना से नहीं होते, ये इसके पैर वैर होते हैं, ऐसे चलती रहती है, दो एंटीना से होते हैं। इनको क्या कहते हैं? फिलर कहते हैं। भाई कॉकरोच के आगे भी तो ऐसे एंटीना होते हैं, यानी इन इंसेक्ट्स के आगे ना ऐसे जो एंटीना से होते हैं, इनको कहते हैं फिलर्स। और इन्हीं का मेरे पास एक और दूसरा नाम भी आता है, क्या? टैक्टिकल। क्या कहते हैं जी? टैक्टिकल। यानी बच्चों ये तीनों सिनोनिम थे, टैक्टिकल, फिलर्स या फिर एंटीना। ये तीनों क्या थे जी? सिनोनिम थे, टैक्टिकल, फिलर्स या फिर एंटीना। और भाई फिलर्स को तो याद करना बहुत ही आसान था। इसके अंदर ही क्या लिख रहा है? कह रहा है फील। भाई फील किससे करोगे? अब भाई चींटी देख नहीं सकती ना, तो उसके ये दो एंटीना होते हैं, आपने देखा होगा, वो दो चींटियाँ आपस में टकराती है, ऐसे एंटीना से एक्सचेंज करती है। तो वो क्या करती है भाई? वो एक दूसरे से टकरा के पता लगाती है कि इसके सामने कोई और चीज़ है, कोई और चींटी है या कोई और जानवर है, कोई ना कोई चीज़ है। तो इन एंटीना से ही वो फील करती है क्या, कि सामने कुछ है, जब वो देख ही नहीं पाती। इसीलिए इनका नाम क्या रखा था? फिलर्स। इसके अंदर ही कह रहा है फील। भाई इसी से तो फील कर पाते हैं इंसेक्ट्स वगैरह। इनके जो ये होते हैं ना, सींग बोल देते हैं, एंटीना बोल देते हैं, इनको फिलर्स कहते हैं। ठीक है, अब आप राइम बनाते हैं। क्या कहता है? PQRS को एक बार ही पढ़ो, देखो क्या कहेगा। फॉर दीज ब्लाइंड एंट्स द सेंसेस ऑफ टच एंड स्मेल आर ऑफ हेल्प। कहता है भाई जो ये चींटियाँ होती है ना, जो ब्लाइंड होती है, देख नहीं सकती, इनके लिए ना जो सेंसेस होती हैं, कैसे पता लगाती है? टच करने की, या तो टच करेंगे एंटीना से, या फिर ये स्मेल करती हैं, जो इनकी क्या करती है? मदद करती है। आगे कहता है एज दे रन अलोंग द ग्राउंड, जैसे जैसे वो ग्राउंड में चलती रहती हैं, भाई सरफेस के आसपास चलती रहती है, स्मॉल हम्प ऑफ अर्थ। हम्प का क्या मीनिंग होता है? हम्प का मीनिंग होता है कुबड़। कुबड़ नहीं होती, कई बार आपने सीखा होगा, ऊँट की पीठ के ऊपर जो वो होती है उठी हुई सी चीज़, उसी को क्या कहते हैं? कुबड़ कहते हैं या फिर हम्प कहते हैं। तो ऐसा नहीं होता है क्या? हमारी ज़मीन एकदम प्लेन थोड़ी होती है, थोड़ी सी उबड़ खाबड़ होती है। हम इतने बड़े हैं कि हमें वो स्क्रैचेस वगैरह, वो थोड़ा सा उबड़ खाबड़ झलकता नहीं, लेकिन उन चींटियों को उनके साइज़ के अकॉर्डिंग वो बहुत बड़ी चीज़ लगती है भाई। और हम्प जो होती है वो डस्ट से भी तो हो सकती है। ये फ्लोर है, यहाँ मिट्टी पड़ी है, हमारे लिए तो मिट्टी कुछ भी नहीं है, चींटी के लिए तो वो शायद एक पहाड़ जैसी है। तो भाई कह रहा है कि ये जो चींटियाँ होती है ना, जब ये ग्राउंड के अलोंग चलती है, तो जो स्मॉल हम्प्स होते हैं ना अर्थ पे, उबड़ कुबड़ सी निकली अर्थ की, भाई धरती के ऊपर जो थोड़ी सी इरेगुलरिटीज़ होती है सरफेस पे, जो मिट्टी के ढेर होते हैं, वो क्या करते हैं? कीप देम फ्रॉम सिंक। कीप देम फ्रॉम सिंक। कीप ना कोई फ्रेज होता है, कीप समवन, इसको ना एक बारी मैं यहाँ लिखता हूँ, ये एक फ्रेज होता है, अखबार में कई बार मिलेगा आपको। कीप समवन फ्रॉम समथिंग।
किसी व्यक्ति को किसी चीज़ से कीप फ्रॉम रखना, कीप समवन फ्रॉम समथिंग, कीप समवन फ्रॉम समथिंग इसका मतलब होता है किसी को कुछ करने से रोकना, टू प्रिवेंट करना, उनको ना वो चीज़ ना करने देना। तो यही तो कहता है कि जो स्मॉल हम्स होते हैं ये क्या करते हैं, कीप देम, कीप यानी देम मतलब समवन फ्रॉम किस चीज़ से रोकते हैं, सीइंग लैंड मार्क्स, आगे की सड़क क्या आगे का रास्ता उनको देखने ही नहीं देते। फर्श के ऊपर ये जो मिट्टी के कण होते हैं, जो इरेगुलरिटीज़ होती है, जहाँ चींटी आ जाती है बेचारी आगे ही होती है, उनको आगे का रास्ता दिखता ही नहीं। इस तरह की सेंस दे रहा है। यूज़ होता है फ्रेज कीप समवन फ्रॉम समथिंग, किसी को कोई चीज़ करने से रोकना, टू स्टॉप समवन फ्रॉम डूइंग समथिंग, क्या होता है, कीप समवन फ्रॉम समथिंग। ठीक है, इस तरह की सेंस दे रहा है। आगे कह रहा है द सेंस ऑफ स्मेल, भाई स्मेल करने की जो सेंस होती है ना वो कहाँ पे होती है, लोकेटेड इन दी एंटीना और फिलर्स, एंटीना या फिलर में होती है वो सेंस। डू यू नो, आप जानते हो, हाउ दे फाइंड देयर वे होम, क्या आप जानते हो कि वो अपने घर का रास्ता कैसे पता करती है। अब आप मुझे एक बात बताओ, पहली लाइन में बता रहा है कि भाई जो चींटियाँ होती है ना वो ब्लाइंड होती है, वो देख नहीं सकती। अगली लाइन में क्या कहेगा, तो क्या आप जानते हो कि वो अपने घर का रास्ता कैसे बना रही है, सीधी सीधी राइम बन जाएगी। अब मैं आपको पहली कोई चीज़ बता दूं कि भाई वो आदमी लिख नहीं सकता, फिर भी क्या आप जानते हो वो अपनी बायोग्राफी कैसे लिख रहा है, किसी और से लिखवा रहा होगा। यानी डू यू नो की सेंस दे दी तो पहले कोई ना कोई बात बताएगा और फिर हम सोचेंगे कि वो चीज़ हो कैसे रही है। इसीलिए ना स्टार्टिंग किससे होनी थी, एस से होनी थी। थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग थी भाई, स्टार्टिंग किससे होनी थी, एस से होनी थी। अब ना कहता है कि एक तो वो देख नहीं सकती, ऊपर से भाई आपसे सवाल पूछ रहा है कि वो अपने घर कैसे पहुंचेगी, ऊपर से एक और बात बता रहा है कि एज दे रन अलोंग द ग्राउंड, एक तो देख नहीं सकती, ऊपर से मिट्टी के जो ढेर होते हैं ना उनको प्रिवेंट करते हैं, उनको रोकते हैं आगे के लैंडमार्क, आगे का रास्ता देखने के लिए। यानी एस और क्यू की क्या बन गई बच्चों, राइम बन गई। यानी एस और क्यू तो मेरे इकट्ठे आएंगे। अब ढूंढ लो आगे क्या लाइन लिखता है, आगे क्या कहता है जी, एक सेकंड। तो भाई बात बता रहा है कि ब्लाइंड होती हैं, फिर भी क्या आप जानते हो रास्ता कैसे ढूंढती हैं, जो मिट्टी के हम्प होते हैं वो उन्हें आगे का रास्ता देखने भी नहीं देते। फिर भी फॉर दीज ब्लाइंड एंड्स द सेंसेस ऑफ टच एंड स्मेल आर ऑफ हेल्प। कहता है भले ही ब्लाइंड हो लेकिन जो सेंसेस होती है ना टच करने की या फिर स्मेल करने की, वही इनकी हेल्प करती हैं। और अब आगे कहेगा ये जो सेंस होते हैं ना स्मेल की, लोकेटेड होती है कहाँ पर, इन द एंटीना और फिलर। और नेक्स्ट लाइन में कह भी रहे, यहाँ फिलर की बात करें और यहाँ ही कह रहे हैं यू कुड हैव नोटिस्ड, कि आपने देखा भी होगा कि ये जो फिलर्स है ना ये हमेशा क्या करते रहते हैं जी, मूव करते रहते हैं। ठीक है, यानी क्या बना, सीक्वेंस बना SQPR, सेंस यही बना रहा है SQPR, देख लो बिल्कुल यही बना रहा है। यानी इसका आंसर क्या लगा, SQPR लगा। ठीक है, आ जाओ। अब ना है 2 क्लोज टेस्ट दिए, क्लोज टेस्ट बहुत ही आसान दे दिए, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे थोड़ा अच्छे तरीके से समझे, पार्ट्स ऑफ स्पीच की हेल्प से समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ क्या आना चाहिए था। ठीक है, मैन हैज़ बीन टेम्परिंग डैश, आदमी जो है ना टेम्परिंग कर रहा है। टेम्परिंग का क्या मतलब होता है बच्चों, टेम्परिंग का मतलब होता है, लिख देता हूँ एक मिनट, टेम्परिंग का मतलब होता है छेड़छाड़ करना, किसी की ना नेचुरल फॉर्म को बिगाड़ के उसके अंदर कोई ना कोई छेड़छाड़ करना। क्रिकेट बॉल में टेम्परिंग होती है क्या, बिल्कुल होती है। क्रिकेट बॉल में टेम्परिंग होती है, उसके साथ छेड़छाड़ कर देते हैं, उसमें फ्रिक्शन कम कर देते हैं। तो टेम्परिंग का मतलब ही होता है कि छेड़छाड़ करना। अकाउंट्स का टर्म है ये, अकाउंट्स की टर्म क्या, लॉ की टर्म है, कोर्ट में भी कई बार बोल देंगे समवन हैज़ टेम्पर्ड दी डॉक्यूमेंट, किसी ने ना डॉक्यूमेंट्स के साथ छेड़छाड़ की है, समवन हैज़ टेम्पर्ड दी एविडेंसेस। तो ये एक्चुअली में क्या थी, एक वर्ब थी, क्या थी, एक वर्ब थी और इसकी V1 फॉर्म थी। टेम्पर इसकी V1 फॉर्म थी, पीछे ING लगा के V1 + ING लगा रहा था। अब ना मैं वैसे तुम्हें होमवर्क देता नहीं, एक होमवर्क देता हूँ, इस टेम्परिंग वर्ब से ही थोड़ा सा काम करना, ढूंढने की कोशिश करना, मुझे बता देना कौन सा सेंटेंस इनमें से सही है। इज़ ही ए डॉक्टर, जिन बच्चों ने बेसिक किया था मुझसे उनको तो पता होगा, मैंने क्लास में करवाया था। इज़ ही ए डॉक्टर सही है, या फिर डज ही ए डॉक्टर सही है, क्वेश्चन मार्क के पीछे, या फिर डज ही
डॉक्टर सही है। कौन सा सेंटेंस सही है इन तीनों में से, इंटेरोगेटिव फॉर्मेशन में कौन से वाला सही है, थोड़ा सा होमवर्क कर लेना। इज ही ए डॉक्टर सही है, डज ही ए डॉक्टर सही है, या फिर डज ही डॉक्टर सही है। ठीक है, इन तीनों में से कौन सा सेंटेंस सही है, कौन सा गलत है, सही है तो क्यों सही है, गलत है तो क्यों गलत है, कमेंट बॉक्स में बता देना। मैंने यहाँ क्यों करवाया, क्योंकि यहाँ मुझे टेम्परिंग दिख गया, इसी से रिलेटेड कोई बात है बता दूंगा अगले सेशन में। पहले कमेंट बॉक्स में आप डिस्कस करना क्या है क्या नहीं है। कहता है मैन हैज़ बीन टेम्परिंग द डैश, मैन टेम्परिंग कर रहा है डैश के साथ, किसके साथ, मैन हैज़ बीन टेम्परिंग डैश द इकोस्फीयर फॉर ए वेरी डैश टाइम एंड इज फोर्स्ड टू डैश दैट द एनवायरमेंटल रिसोर्सेज आर डैश। फुल स्टॉप का पता नहीं लग रहा है कहाँ लगा रहा है, यहाँ एक तो फुल स्टॉप आई। कहता है मैन जो है ना टेम्परेरिंग कर रहा है डैश द इकोस्फीयर। भाई एक बात बताओ, मैन सब्जेक्ट, हैज़ कोई हेल्पिंग वर्ब, बीन कोई वर्ब की थर्ड फॉर्म, टेम्परिंग क्या हो गई जी, टेम्परिंग V1 प्लस ING, हैज़ को देख के पता लगा प्रेजेंट, बीन को देख के पता लगा परफेक्ट टेम्परेरिंग, टेम्परिंग को देख के पता लगा कॉन्टिन्यूस टेंस, कौन सा बना प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ये सब्जेक्ट, ये पूरी वर्ब, आगे क्या आ गया ऑब्जेक्ट आ गया द इकोस्फीयर। बीच में क्या आएगा, बीच में क्या आना चाहिए, बीच में कोई ना कोई प्रीपोजिशन आएगी, क्योंकि अगले ऑब्जेक्ट को ही तो इससे जोड़ रहा है, जो भी आएगा अगले ऑब्जेक्ट को इससे जोड़ रहा है, तो ऑब्जेक्ट को जोड़ेगा तो कोई ना कोई प्रीपोजिशन जोड़ेगी। अब इस पे ये कोशिश करो पता लगाने की कि पार्ट ऑफ स्पीच क्या आएगा, यानी यहाँ तो कोई प्रीपोजिशन आएगी। आगे देखो, मैन हैज़ बिन टेम्परिंग डैश द इकोस्फीयर फॉर ए वेरी डैश टाइम, कितने समय से, एक लंबे समय से, फॉर कोई प्रीपोजिशन, ए कोई आर्टिकल, प्रीपोजिशन के बाद कोई नाउन आता है, देख लो टाइम नाउन आ गया, ए आर्टिकल, भाई आर्टिकल भी इस नाउन के लिए आ गया। वेरी, वेरी तो आप सबको पता है कोई ना कोई एडवर्ब होती है, वेरी क्या होता है कोई ना कोई एडवर्ब, और एडवर्ब किसको क्वालिफाई करेगी, इस नाउन को तो क्वालिफाई नहीं करेगी। यानी मुझे पता लगा कि ये जो सेकंड फिलर था ना, इसके अंदर एडजेक्टिव आएगा, क्योंकि वो एडजेक्टिव इस टाइम नाउन को क्वालिफाई करेगा और ये आगे पहले से मौजूद वेरी इसको क्वालिफाई कर देगी। यानी यहाँ क्या आएगा, कोई ना कोई एडजेक्टिव आएगा। थोड़ी सी कोशिश करा करो पार्ट्स ऑफ स्पीच को ढूंढने की, यहाँ कोई प्रपोजिशन आएगी, यहाँ कोई एडजेक्टिव आएगा। वैसे तो पता है अब एग्जामिनर भी स्मार्ट हो गया, उसको पता है बच्चे पार्ट्स ऑफ स्पीच ढूंढ लेंगे तो वो चारों ऑप्शन ऐसे ही सेट करेगा। पहले वो ऐसी बेवकूफ़ी कर देता था, यहाँ एडजेक्टिव लगा दी, यहाँ एडवर्ब, यहाँ कुछ और, यहाँ कुछ और, लेकिन उसको पता है कि बच्चे ढूंढ लेंगे पार्ट ऑफ स्पीच से, तो वो जानबूझ के सारे ऑप्शन में क्या करेगा, सेम ही चीज़ के पार्ट ऑफ स्पीच सेट करेगा। लेकिन फिर भी हमें तो पता करना ही है, ठीक है। तो भाई एडजेक्टिव आएगा द इकोस्फीयर फॉर ए वेरी, कहता है भाई जो ये आदमी है ना, मनुष्य है ना, ये बहुत लंबे समय से छेड़छाड़ कर रहा है, किसके साथ, इकोस्फीयर के साथ, जो ये पर्यावरण वगैरह है इसके साथ। कब से कर रहा है, मेरे मुंह से निकल गया, एक लंबे समय से कर रहा है। एंड इज़ फोकस्ड एंड इज़ फोर्स्ड टू डैश, और इसको मजबूर किया गया है टू डैश। आज की क्लास में सीखा था, आज की क्लास में बताया था कि टू के बाद दो ही चीज़ें आती है, या तो V1 आता है या फिर नाउन आता है। इसके अलावा ना टू के बाद कभी भी कुछ भी नहीं आएगा पूरी इंग्लिश में। कुछ बच्चे कहेंगे कि टू के बाद हमने V1 प्लस ING भी पढ़ा है, तो भाई जो आपने पढ़ा है V1 प्लस ING विदाउट हेल्पिंग वर्ब किसकी तरह काम करता है, नाउन की तरह। तो ना टू के बाद दो ही चीज़ें आती है, या तो V1 या फिर नाउन। अब मैं तुमको बता देता हूँ कि ऐसा भी क्यों होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि टू या तो प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन है तो भाई अपने ऑब्जेक्ट को जोड़ेगी, और ऑब्जेक्ट कौन बनेगा, नाउन बनेगा, या फिर V1 प्लस ING जो किसकी तरह काम करेगी, नाउन की तरह। बात क्लियर। और भाई दूसरी सिनेरियो में देखें, अगर टू के बाद V1 आ गया तो वो टू प्लस V1 क्या है, फिर इन्फिनिटिव है, नॉन फाइनाइट वर्ब का पार्ट है। ये एक्सप्लेनेशन है। यहाँ टू देख के ही मुझे क्या पता लगा, अगले में या तो वर्ब आए या फिर कोई नाउन आए या V1 प्लस ING आए, जो काम किसकी तरह करेगी, फिर नाउन की तरह करेगी। भाई आदमी को ना मजबूर किया गया ये चीज़ करने के लिए टू डैश, पता नहीं आगे क्या वर्ब आएगी, दैट दी एनवायरमेंटल रिसोर्सेज आर डैश, कि भाई मेरे ये जो एनवायरनमेंट के रिसोर्सेज है ना ये डैश है, आर डैश, आगे पता नहीं भाई क्या है क्या नहीं है। मुझे इतना पता लग गया आगे ना कैपिटल वर्ड था, यानी आगे किसी नई लाइन की स्टार्टिंग करता, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए था ये जो दैट से जोड़ के नया सेंटेंस बना रहा था ना, नया क्लोज बना रहा था, द एनवायरमेंटल रिसोर्सेज आर डैश, एनवायरनमेंट के जो रिसोर्सेज है ना वो डैश है। आर इसके अंदर मेन वर्ब थी, आपने सीखा था इज एम आर वॉज, और जब भी कभी मेन वर्ब बन जाए तो क्या आएगा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आएगा, जो नाउन हो, प्रोनाउन हो या फिर एडजेक्टिव हो। यहाँ पर आर मेन वर्ब थी तो मुझे पता लगा कि अब जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आएगा ना वो कोई ना कोई नाउन, प्रोनाउन या एडजेक्टिव में से होगा,
पहले वाले में क्या नहीं थी, प्रीपोजिशन। पार्ट्स ऑफ स्पीच की आइडेंटिफिकेशन करते हैं। यहाँ क्या आना था, कोई एडजेक्टिव, ठीक है। यहाँ क्या आता है, या तो V1 आती या फिर कोई ना कोई नाउन आता। यहाँ क्या आता, कोई सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, कोई एडजेक्टिव आए, कोई नाउन आए या फिर कोई प्रोनाउन आए, ठीक है। इसके बाद देखो, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स आर डैश सोशल प्रॉब्लम्स, की जो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स है ना वो डैश सोशल प्रॉब्लम्स भी है। भाई आर फिर से मेन वर्ब, तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आना चाहिए आगे। यही तो कह रहा है कि जो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम है वहीं क्या है, सोशल प्रॉब्लम्स भी है, ठीक है। आगे पार्ट ऑफ स्पीच की बात करता तो प्रॉब्लम कोई नाउन था, सोशल कोई एडजेक्टिव था, और एडजेक्टिव को क्वालिफाई कौन करती, कोई ना कोई एडवर्ब करती। यानी मुझे थोड़ा सा आइडिया लगा कि फिफ्थ के अंदर जो भी वर्ड आएगा उसकी पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगी, एडवर्ब होगी, इसलिए पार्ट्स ऑफ स्पीच जरूरी हैं। दे बिगिन विद पीपल एज डैश, ये सारी प्रॉब्लम स्टार्ट होती है कैसे, विद पीपल की वजह से, एज डैश, एज डैश, आगे कोई नाउन आए पता नहीं क्या आएगा देखेंगे। एंड एंड विद पीपल, भाई लोगों से शुरू होती है और ख़त्म भी होती है लोगों के ऊपर, लेकिन पहली केस में लोग क्या होते हैं नहीं पता, लेकिन दूसरी केस में कह रहा है जब ख़त्म होती है ना तो लोग विक्टिम होते हैं। यही तो होता है, इतने एसी लगा दिए, इतना पोल्यूशन फैला दिया, इतने फ्रिज लगा दिए कि भाई गर्मी बढ़ गई, टेम्परेचर बढ़ गया। अब शुरुआत तो लोगों की वजह से हुई, लेकिन जब ख़त्म होएगी ना ये प्रॉब्लम तो लोग साथ साथ ख़त्म होंगे, तो अब कहेंगे भाई लोग विक्टिम हैं, लोग तो बेचारे हैं, इसका इफेक्ट फील कर रहे हैं, ऐसी सेंस दे रहा है, ठीक है। अनप्लैंड यूज ऑफ रिसोर्स डैश रिजल्टेड इन द डिप्लीशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, कहता है अनप्लैंड यूज़ कर रहे हो, कैसा यूज़ कर रहे हो, अनप्लैंड, बिना प्लानिंग के यूज़ कर रहे हो, पागलों की तरह यूज़ किए जा रहे हो। अनप्लैंड यहाँ पर एडजेक्टिव की तरह काम करा और वर्ब की थर्ड फॉर्म थी। यूज़ यहाँ पर कोई नाउन था, ऑफ कोई प्रीपोजिशन थी, और रिसोर्स फिर से कोई नाउन था। आगे देखो, अनप्लैंड यूज़ ऑफ रिसोर्स डैश रिजल्टेड, रिजल्टेड कोई वर्ब थी, मुझे नहीं पता सेकंड फॉर्म थी थर्ड फॉर्म थी, क्योंकि भाई आगे फिलर दिया है। अगर आगे ये सेकंड फॉर्म है तो यहाँ कोई एडवर्ब होगी, और अगर ये थर्ड फॉर्म है तो यहाँ कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब होगी। रिजल्टेड इन द डिप्लीशन ऑफ फॉसिल फ्यूल, बिना सोचे समझे जो यूज़ कर रहे हो ना उसकी वजह से फॉसिल फ्यूल्स में भी डिप्लीशन हो रही है, कमी हो रही है। डैश ऑफ एयर एंड वाटर, और आपको पता है डैश हो रहा है किसका, एयर का भी और वाटर का भी। ऑफ से जोड़ रहा था बच्चों, ऑफ से जोड़ रहा था, ऑफ से प्रीपोजिशन थी, नाउन ऑफ नाउन का केस बनाता, एयर भी एक नाउन था, आगे भी कोई नाउन आना था, यानी पता लगा एट्थ में कोई नाउन आएगा। डैश ऑफ एयर एंड वाटर डिफोरेस्टेशन विच हैज़ रिजल्टेड इन डैश इम्बैलेंस एंड ड्रेनिंग अवे ऑफ द नेशनल वेल्थ, कहता है भाई डिफोरेस्टेशन, पेड़ वगैरह भी काट रहे हो, इन सब की वजह से क्या हो रहा है, रिजल्टेड इन डैश इम्बैलेंस, इम्बैलेंस हो रहा है और डैश हो रहा है, पता नहीं कैसे हो रहा है। इम्बैलेंस तो कोई नाउन था, यानी यहाँ पर कोई एडजेक्टिव लगाता, पता नहीं किस चीज़ का हो रहा था। एंड ड्रेनिंग अवे ऑफ नेशनल वेल्थ, और साथ ही साथ ना ड्रेन हो रही है, खाली हो रही है या उजड़ रही है क्या, नेशनल वेल्थ, राष्ट्र की पूंजी। क्या भाई किसी देश की राष्ट्र की पूंजी क्या है, उसके रिसोर्सेज है। आपको पता है अरब कंट्रीज इतनी अमीर क्यों हैं, भाई तेल के कुएं हैं उनके पास, खदानें हैं, तो वो नेशन की वेल्थ है, देश की संपत्ति है। तो कह रहे हैं हम इतने गंदे तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं कि जो हमारी नेशनल वेल्थ है ना वो ख़त्म हो रही है, ड्रेन हो रही है। एंड डैश हैवी एक्सपेंडिचर ऑन ऑयल एंड पावर जनरेशन, और भाई हैवी एक्सपेंडिचर हो रहा है किस चीज़ का, ऑयल पर और पावर जनरेशन के ऊपर। ठीक, ये बात थी, ये था हमारा पैसा। ठीक है, थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आया। बेसिकली क्या कर रहा है, ह्यूमंस की आलोचना कर रहा है, कह रहे हैं नेचुरल रिसोर्सेज को बिना सोचे समझे यूज़ कर रहे हैं जिसकी वजह से एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंच रहा है, इस तरीके की बात कुछ कर रहा है ये। देख लो आगे, अब एक बारी फिलर पढ़ते हैं। मैन हैज़ बीन टेम्परिंग डैश द इकोस्फीयर फॉर ए वेरी डैश टाइम एंड इज फोर्स टू डैश दैट द एनवायरमेंटल रिसोर्सेज आर डैश। यहाँ तक बात खत्म। मैन क्या कर रहा है, टेम्परिंग कर रहा है डैश द इकोस्फीयर फॉर ए वेरी, क्या कर रहा होगा मैन, किसके साथ टेम्परिंग कर रहा होगा, इकोस्फीयर के साथ। तो सीधा सीधा ही प्रपोजिशन क्या बनी, विद बनी। मैन हैज़ बीन टेम्परिंग विद किसके साथ, इकोस्फीयर के साथ। फॉर थोड़ी, इकोस्फीयर के लिए टेम्परिंग थोड़ी कर रहा है, फॉर समवन होता है, इन उसके अंदर थोड़ी कर रहा है, यहाँ क्या आता, विद, इकोस्फीयर के साथ टेम्परिंग कर रहा है। ठीक है, आगे कहता इकोस्फीयर फॉर ए वेरी डैश टाइम, आगे कहता है कैसे टाइम से, फॉर ए वेरी डैश टाइम। मुझे ना पता है, मेरे मुंह से लॉन्ग निकल गया था पढ़ते के साथ,
क्यों लॉन्ग निकल गया था? मुझे पता था प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस लगा रहा था, यानी कोई ड्यूरेशन की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है बच्चों? कोई ड्यूरेशन की। और ड्यूरेशन की बात में भी फोर लगा रहा है, यानी उस टाइम को थोड़ा सा काउंट कर रहा है। आगे आर्टिकल ए लगा रहा है। तो हमने कितनी बार सीखा था? ए वेरी लॉन्ग टाइम। इसीलिए सीधा ही लग गया था। कहता बहुत लंबे समय से इंसान छेड़छाड़ कर रहा है किसके साथ? प्रकृति के साथ, इकोस्फीयर के साथ। लॉन्ग आना था। टॉल टूल कुछ नहीं होता भाई, टॉल तो पर्सन होता है, टाइम टॉल थोड़ी होता। शॉर्ट भी पर्सन होता है। स्मॉल की तो बात ही नहीं कर रहा, थोड़े समय से टेम्परिंग थोड़ी कर रहा, बहुत लंबे समय से छेड़छाड़ कर रहा। और देख लो लॉन्ग एडजेक्टिव थी, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच बताई थी सारी फुलफिल करेगा। अब देख लेना। एंड इज फोर्स्ड टू डैश, और उसको फोर्स किया गया इस बात को करने के लिए। क्या करने के लिए? एंड इज फोर्स्ड टू डैश, क्या करने के लिए? डू नहीं, फोर्स टू डैश। क्या चीज़ के लिए फोर्स किया है? लुक होता है देखना, रिकॉग्नाइज होता है पहचानना, या फिर सी। इसका आंसर इसने सी माना था। लुक का मतलब होता है केयरफुली देखना, और सी का मतलब होता है एक बारी नोटिस में डाल ली चीज़ उसने, बस एक बारी देख ली। तो भाई उसको मजबूर किया गया कि भाई महान आत्मा इंसान इस चीज़ को देख ले, टू सी। क्या देख ले? कि ये जो एनवायरनमेंट के रिसोर्सिज है ना, ये जो हैं ये कैसे हैं? थोड़े से ही तो होंगे। आर डैश। आप एक बात बताओ मेरे को, आप एक बात बताओ। प्लेंटी तो होता है बहुत लंबे चौड़े, प्लेंटी होते हैं भाई बहुत सारे, भरपूर होते, तो हमें बचाने की आवश्यकता क्यों होती? कितना मर्जी वेस्ट करो, बहुत सारा इनफ भी नहीं लगता। कम होगी कोई चीज़ तभी तो उसे बचाएंगे। तो या तो स्कार्स लगता या फिर माइन्यूट लगता। माइन्यूट सेंस नहीं देता, सेंस कहती थी। यहाँ पर क्या आना था? स्कार्स आना था। ठीक है, स्कार्स लगाते। थोड़ी सी सेंस लगानी पड़ेगी भाई, सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच या फिर ग्रामर नहीं निकलवा पाएगी। थोड़ी सी सेंस हमें वर्ड्स को चूज़ करने में आनी चाहिए। थोड़ी न्यूज़पेपर रीडिंग करेंगे तो हमें पता लगेगा ये वर्ड्स इनके साथ लगते हैं। ठीक है। एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स आर डैश सोशल प्रॉब्लम्स। एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स वास्तव में हैं क्या? आर डैश। देखो मुंह से ही निकल गया। वास्तव में क्या है? सोशल प्रॉब्लम्स है। हैप्पीली नहीं, कोल्डली नहीं, बैडली नहीं, रियली। कि भाई इस बात को समझ जाए इंसान कि ये जो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम है ना, ये सोशल प्रॉब्लम है। पर्यावरण की जो समस्याएं हैं ये सामाजिक तौर पे पूरे समाज की समस्याएं हैं। सारे समाज को इस पे काम करना पड़ेगा। ठीक है, आगे कहते हैं दे बिगिन विद पीपल एज। और ये समस्याएं जो है ना, ये समस्याएं शुरुआत क्यों होती है? दे बिगिन विद पीपल, लोगों की वजह से होती है। इनको स्टार्ट करने के पीछे कारण क्या होता है? इनको स्टार्ट करने का कोज क्या होता है? ह्यूमंस होते हैं। विजडम होता है बुद्धिमत्ता, रिजल्ट होता है नतीजा, इफेक्ट होता है प्रभाव नहीं। ये समस्याएं क्यों शुरू होती है? इनके शुरू होने का कारण क्या होता है? अपना इंसान होता है। दे बिगिन विद पीपल एज कोज एंड एंड विद पीपल एज विक्टिम। अनप्लैंड यूज ऑफ रिसोर्सेज डैश रिजल्टेड। कोई वर्ब लगाएगा ना, कोई ना कोई वर्ब लगाएगा। देख लो सब्जेक्ट यहाँ पर यूज बना। क्या सब्जेक्ट बना? अनप्लैंड यूज ऑफ रिसोर्सेज। तो यूज सब्जेक्ट सिंगुलर है प्लूरल है? सिंगुलर है। सिंगुलर है तो वर्ब देख लो, बीइंग नहीं आएगी, वर्ब का काम नहीं करेगी। या हैव भी नहीं आएगी। हेड आए या फिर हैज़ आए। यूज सिंगुलर है, इसके लिए हेड आ सकता है या फिर हैज़ आ सकता था। तो भाई आप मुझे एक बात बताओ, हेड पास्ट की बात करता, लेकिन ये क्या कह रहा है? अनप्लैंड यूज ऑफ रिसोर्सेज की वजह से ऐसी प्रॉब्लम्स हो रही है, उसकी वजह से डिप्लीशन हो रही है फॉसिल फ्यूल। ऐसा थोड़ी है वो चीज़ अब रुक गई, अब हम प्लानिंग से काम कर रहे हैं, वो चीज़ तो अभी भी चल रही है। तो फिर मैं हेड लगा के पास्ट की सेंस नहीं दूंगा, मैं लगाऊंगा प्रेजेंट में भी ये समस्या एज इट इज़ खड़ी है। आज भी अनप्लानिंग से यूज़ कर रही हूँ चीज़ों को, यानी क्या क्या लगाऊंगा? हैज़ लगाऊंगा। आगे कहते हैं रिजल्टेड इन द डिप्लीशन ऑफ फॉसिल फ्यूल डैश ऑफ एयर एंड वाटर। क्या हो रहा होगा एयर और वाटर का? इतनी समस्याएं गिनवा दी, ये कर रहा है इंसान, वो कर रहा है इंसान, तो एयर और वाटर का क्या हो रहा होगा? क्या हो रहा होगा आप बताओ मेरे को। रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन तो होता है भाई एक नई क्रांति। कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते थे उसके अंदर नहीं आता था क्या? फ्रीडम फाइटर या ये हमारे रेवोल्यूशनरीज थे, इन्होंने बदलाव लाया था, ये तो हमारे क्रांतिकारी थे। तो क्रांतिकारी की सेंस तो नहीं मिली। पोल्यूशन पक्का पक्का था, आंसर तो इसका पोल्यूशन ही था। चारों वर्ड्स को एक्सप्लेन कर देता हूँ। रिवॉल्यूशन पता लग गया, क्रांति की बात थोड़ी थी। पोल्यूशन इसका आंसर था। प्रदूषण बढ़ रहा है किस चीज़ का? वायु का और जल प्रदूषण, हवा उसका, हवा का और पानी का प्रदूषण बढ़ रहा है। इवोल्यूशन क्या होता है? इवोल्यूशन तो होता है ओरिजिन। डार्विन की थ्योरी नहीं पढ़ी थी या फिजिक्स में? डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। ओरिजिन जैसी कोई बात नहीं कर रहा। और रिजोल्यूशन का मतलब होता है जी संकल्प करना, दृढ़ संकल्प करना। इसको याद कैसे करोगे? बस स्टैंड के पास एक एकेडमी भी है, रिजोल्यूट एकेडमी, उसका नाम ही है दृढ़ संकल्प किया है। या फिर न्यू ईयर पे हम सब रिजोल्यूशन लेते हैं, इस साल ये नहीं करूँगा, इस साल वो नहीं करूँगा, एक दृढ़ संकल्प लेते हैं, ये मीनिंग होता है। लेकिन यहाँ क्या आंसर था? पोल्यूशन था। ठीक है, नाइन्थ को और देख लो जी, नाइन्थ को और देख लो, कहाँ है नाइन्थ?
विच हैज़ रिजल्टेड इन डैश इम्बैलेंस। कैसा इम्बैलेंस हो गया बच्चों? इन कोई प्रिपोजिशन, इम्बैलेंस कोई नाउन, तो बीच में क्या आएगा? बीच में कोई एडजेक्टिव आएगा। छेड़छाड़ किससे कर रहा है इंसान? बायोस्फीयर से कर रहा है, इकोस्फीयर से कर रहा है। क्रोनोलॉजी तो पता है आपको, ऑर्डर होता है, कहते भी है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इन चीज़ों को अरेंज करो कर्मानुसार, तो वैसी तो कोई सेंस ही नहीं दे रहा, लॉजिकल भी बात नहीं करता। या तो आता इकोलॉजी या आता बायोलॉजी। इंसान किसके साथ छेड़छाड़ कर रहा है? इंसान छेड़छाड़ कर रहा है इकोस्फीयर के साथ, बायोस्फीयर के साथ नहीं। तो यहाँ पर क्या आता है? इकोलॉजिकल आ जाता। क्या आ जाता जी? इकोलॉजिकल आ जाता। बात क्लियर? आगे कहते हैं एंड ड्रेनिंग अवे ऑफ नेशनल वेल्थ डैश हैवी एक्सपेंडिचर। भाई नेशनल वेल्थ खत्म हो रही है, और कैसे खत्म हो रही है? हैवी एक्सपेंडिचर कर रहे हैं हम ऑयल और पावर जनरेशन के ऊपर। भाई नेचुरल रिसोर्सेज को वेस्ट कर रहे हैं, बाहर से तेल ला रहे हैं, तो फिर वेस्ट तो कर ही रहे हैं ना देश की संपत्ति। इसका आंसर लगता थ्रू। इन तो कोई सेंस नहीं देता, आउट कोई सेंस नहीं देता। बाय और थ्रू में बच्चों को शायद कन्फ्यूजन हो जाती। तो जो बाय था, बाय तो कोई इंस्ट्रूमेंट के तौर पे यूज़ होता, किसी माध्यम से, किस चीज़ से आप कर रहे हो। लेकिन थ्रू होता कैसे निकल रहा है। कई बार कहते नहीं है क्या, काली कमाई काले तरीके से निकलती है। तो थ्रू एक मीन बताता है, ये एक मेथड बताता कि इस तरीके से वो चीज़ निकल रही है, और ये कोई इंस्ट्रूमेंट बताता। तो यहाँ क्या आंसर आता? थ्रू आता। ये था हमारा आज का क्लोज टेस्ट। एक क्लोज टेस्ट और डाल दिया छोटा सा आपकी मदद के लिए। इसके अंदर देखो क्या कहता है। एक सेकंड इसके अंदर ना कुछ तो गड़बड़ हो गई, एक आधी तो इसमें टाइपिंग की एरर हो गई, जो मैं आपको अभी बता दूंगा। देखो साथ के साथ बता दूंगा। इट इज समड अप इन ए सिंगल वर्ड। आज तो हमारा ऑथर इंसानों के पीछे पड़ गया हाथ धो के। इट इज समड अप इन ए सिंगल वर्ड। समड अप का मतलब होता है टोटल। कंक्लूजन में एक बात कही जा सकती है कि आदमी, मैन इज द ओनली रियल एनिमी वी हैव। वास्तव में ना हमारा मानवता का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? मानवता का, पर्यावरण का, इंसानियत का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? आदमी है। ऐसी बात कर रहा है। मैन इज़ द ओनली रियल एनिमी वी हैव। रिमूव मैन, आदमी को हटाओ। कहाँ से हटाओ? फ्रॉम दी डैश। अब देखो यहाँ पे सेकंड फिलर लगा दिया, आपको नहीं लगा फर्स्ट फिलर कहाँ गया? फर्स्ट फिलर हमारे टाइपिंग वालों ने उड़ा दिया। फ्रॉम दी डैश, यहाँ पर ना क्या आता? दा के बाद एक ब्लैंक आता, और आगे कहता एंड द रूट आगे लिख देता कोज ऑफ हंगर। आगे एज इट इज लाइन चलती। यानी फ्रॉम दा के बाद ना बच्चों आप शीट में थोड़ी सी करेक्शन कर लो, एंड दी रूट और लगा लो, आगे फिर एज इट इज लगा लेना। टाइपिंग की मिस्टेक हो गई, मैंने टाइप किया था, मेरे से छूट गया, कोई बात नहीं। रिमूव मैन फ्रॉम द डैश, आदमी को रिमूव करो, डैश करो, एंड द कोज ऑफ हंगर एंड डैश इज एबोलिश्ड फॉर एवर। ऑथर कह रहा है भाई सबसे बड़ी समस्या आदमी है, इस आदमी को रिमूव करो और फिर देखना कोज ऑफ हंगर, भूखमरी का, और डैश जो किसी और चीज़ का कारण है ना, वो एबोलिश हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा फॉर एवर। एबोलिश का मतलब होता है ख़त्म हो जाना। ठीक है, याद कर लोगे क्या इस वर्ड को? एबोलिश को कर लेना यार याद, आसान सा ही तो है। मैंने ऐसे याद करा था अब ऑयलिश। भाई कह रहा है अब ऑयल नहीं लगाता, अब तेल नहीं लगाता, अब बालों में सिर्फ जेल लगाता हूँ, तेल अब लगाना बंद कर दिया। अब ऑयलिश का मतलब ही होता है बंद कर देना किसी चीज़ को, ख़त्म हो जाना, कोई चीज़ त्याग देना, छोड़ देना, इस तरह से यूज़ होता है। तो भाई कहता है आदमी को हटा दो, फिर देखो भुखमरी और डैश पता नहीं क्या हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। मैन इज़ द ओनली डैश, मैन ही ओनली डैश है, पता नहीं मैन क्या है। ओनली डैश दैट कंज्यूम्स विदाउट डैश ना, थोड़ी सी पार्ट्स ऑफ स्पीच पे काम करते हैं। कॉज ऑफ हंगर एंड डैश। एक बात बताओ, ऑफ कोई प्रपोजिशन, हंगर कोई नाउन, एंड कोई कंजंक्शन, तो यहाँ पर भी क्या आता? कोई नाउन आता, कंजंक्शन सेम चीज़ों को जोड़ती। इज एबोलिश्ड फॉर एवर। मैन इज़ द ओनली दैट, आपको पता है इज एम आर वॉज वर मेन वर्ब बन जाए उस सेंटेंस में सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आता। यानी भाई मैन इज़ द ओनली, आगे कोई भी चीज़ आती, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नाउन होता है, प्रोनाउन होता है, या फिर एडजेक्टिव होता है। मुझे पता लगा यहाँ ओनली लगाया, ओनली तो कोई एडजेक्टिव होता है, यानी अगर इससे पहले एडजेक्टिव आ गया तो इसके बाद क्या आएगा? नाउन आएगा, तभी तो एडजेक्टिव के आने का तुक बना, तभी तो इस नाउन को क्वालिफाई करेगा। यानी यहाँ थर्ड फिलर में कोई ना कोई नाउन आना था। ठीक है, दैट कंज्यूम्स विदाउट, जो सिर्फ कंज्यूम करता रहता है, खाता रहता है, विदाउट डैश, विदाउट कोई प्रपोजिशन, इसके बाद कोई नाउन आना था। ही डज नॉट गिव मिल्क, ना तो वो दूध देता है।
ही डैश ले एक्स, फिर देखो फोर्थ के बाद सिक्स्थ लगा दिया, थोड़ी सी टाइपिंग की मिस्टेक हो गई यहाँ पर ना, फिर से एक फिलर आना था, यहाँ क्या आता डैश, और आगे हॉट नहीं, ये था नोट ले एक्स, ठीक है। यहाँ इसको काट लो, ये बन गया नोट, और ये पूरा एक फिलर था, इस पे नंबर डाल लो फिफ्थ, कर ली करेक्शन। देखो आगे, डैश नोट ले एग्स, ही इज डैश टू पुल दी प्लग, वो डैश है पुल दी प्लग, यानी हल भी नहीं चला सकता इंसान। ही कैन नॉट रन डैश, वो रन भी नहीं कर सकता। थोड़ी सी पार्ट्स ऑफ स्पीच पे काम करें, यहाँ विदाउट था, प्रेपोजिशन थी तो कोई नाउन आना था। यहाँ कहता है डैश नोट ले एग्स, ये तो मुझे पता ही लग गया, ले वर्ब होती है ना, इसका एक मीनिंग ये वाला भी तो होता है, एक वर्ब होती है लाई ले लेन, कंफ्यूज मत हो ना, एक वर्ब होती है लाई ले लेन, इसका मतलब होता है लेटना। क्या मीनिंग होता है जी, लेटना। और एक वर्ब होती है क्या, एक वर्ब होती है लाई ले लेन, एक वर्ब होती है लाई ले लेन, ले लेड लेड, ले लेड लेड, इसका मतलब होता है लेटाना, बिछाना, न्यौछावर करना, या फिर पक्षी वगैरह जो अंडे देते हैं उस सेंस में भी ये वर्ब यूज़ होती है। यहाँ पर वही वाली वर्ब लगा रहा है। ये तो इतना आसान फिलर था फिफ्थ वाला, तो यहाँ आगे कुछ लगाया नहीं, यहाँ कह दिया नोट, आगे कह दिया ले। आप सबको पता है क्या, ले यहाँ पर मेन वर्ब है, नोट एक एडवर्ब है, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए थी। हमने सीखा तो था हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में एडवर्ब आती है, तो भाई यहाँ फिफ्थ फिलर में तो कोई हेल्पिंग वर्ब आएगी, देख लेंगे। ही इज़ डैश टू पुल, और ही जो है ना डैश है टू पुल दी प्लग, इज़ मेन वर्ब है, पता नहीं इसके बाद सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आएगा, कोई नाउन प्रोनाउन या फिर कोई एडजेक्टिव। ही इज़ डैश टू पुल द प्लग, ही कैन नॉट रन हाउ, ही कैन नॉट रन हाउ, वो नहीं भाग सकता, कैसे नहीं भाग सकता, अगर कोई एडवर्ब डालता, अगर कोई एडवर्ब डाल देता भाई। इनफ टू कैच रैबिट्स, इतना भी नहीं भाग सकता कि खाली खरगोशों को ही पकड़ ले, डैश। यहाँ पर एक छोटा सा टाइपिंग का एरर और था, ही इसके बाद ना ओस नहीं था, ही इज़ था, ही इज़ लॉर्ड, ही इज़ लॉर्ड। कहता है इतनी सारी चीज़ें होने के बाद, यहाँ पे एक फिलर लगा रहा है, इतना सब कुछ होने के बाद भी ही इज़ लॉर्ड, लॉर्ड होता है स्वामी, सीखा है क्या, लैंड लॉर्ड होता है मकान मालिक होता है, मकान का मालिक, लैंड लॉर्ड कैसे बना वर्ड, लैंड का लॉर्ड, मकान का मालिक, स्वामी। तो भाई यही तो कह रहा है, इतना सब होने के बाद भी वो है ना स्वामी है, किसका स्वामी है, ऑल दी एनिमल्स, सारे जानवरों का स्वामी है। ही सेट्स देम टू वर्क, वो उनको काम पे लगाता है। ही गिव बैक, और उनको काम पे लगाएगा और बदले में उनको क्या देगा, सिर्फ उतना सा देगा। ही गिव्स बैक टू देम द बेयर डैश, बेयर डैश सिर्फ थोड़ा सा ही देगा, बेयर डैश वैसे भी फ्रेज ही होता है, आगे बिना ऑप्शन के ही देख लो, बेयर मिनिमम, कि भाई बेयर मिनिमम का मतलब है सिर्फ इतना सा देता है कि तुम्हारी जेब में तुम्हारे खाने पीने तक के पैसे हैं, उसके अलावा तुम्हारे पास कुछ है नहीं, ठीक है। टू देम द बेयर डैश दैट विल प्रिवेंट देम, और जो उनको प्रिवेंट करते हैं किस चीज़ से, फ्रॉम नहीं, यहाँ क्या आना था, दैट विल प्रिवेंट देम फ्रॉम, फ्रॉम आना था, फ्रॉम, फ्रॉम नहीं फ्रॉम, फ्रॉम आता, और फ्रॉम कोई प्रिपोजिशन थी तो प्रिपोजिशन के बाद कोई नाउन आता, यानी यहाँ पर टेंथ फिलर में कोई नाउन लगाना था। ये तो बिना ऑप्शंस के ही पता लग गया था। बेयर मिनिमम कहता कम से कम देते हैं, क्या देते हैं जी, बेयर मिनिमम। एंड ही कीप्स फॉर हिमसेल्फ, और बाकी बचा हुआ कहाँ रख लेता है, ही कीप्स फॉर हिमसेल्फ, खुद के लिए रख लेता है। ये था, मेरे हिसाब में बहुत ही आसान हो गया, फिर भी एक बारी पढ़ लेते हैं। देखो फर्स्ट में क्या कहता है, फर्स्ट है कहाँ, फर्स्ट तो इसने गड़बड़ कर दी ना, मैन इज़ द ओनली, एक मिनट कहाँ गया, रिमूव मैन फ्रॉम दी डैश, यहाँ लगाओगे रिमूव मैन फ्रॉम दी डैश एंड आगे द रूट कोज। अब यहाँ क्या आना चाहिए था, आपको पता है बच्चों, यहाँ दा है, यहाँ अगर फिलर था तो यहाँ कोई ना कोई नाउन आना चाहिए था ना, कोई ना कोई नाउन आएगा, देख लो। अब भाई आदमी को कहाँ से रिमूव कर दोगे, एरिया तो होता है एक पर्टिकुलर एरिया, एक क्षेत्र से रिमूव करने से बात थोड़ी बन जाएगी। प्लेस एक जगह से निकाल दो, लाइट से निकाल दो, नहीं, सीन से। कहता है भाई पूरा पंगा ये है, सारी गड़बड़ आदमी कर रहा है, तो इस आदमी को अगर हम इस सीन से बाहर निकाल देना तो सारी सिचुएशन ठीक हो जाए। इसका आंसर क्या बनता, सीन बनता। आगे क्या कहता है सेकंड फिलर में, और क्या होता है, रूट कोज ऑफ हंगर, कि भाई जो रूट कोज था ना, मेन कोज था भूखमरी का, और डैश, हंगर एक नाउन था। एक तो आदमी की वजह से भूखमरी फैल रही है, और दूसरा क्या काम हो रहा है, वर्क नहीं, वर्क तो करेंगे, वेस्ट कहाँ से हो रहा है, वाहिल कोई सेंस ही नहीं देता, ओवर वर्क। भाई एक तो भूखमरी भी फैल रही है और ऊपर से
दूसरे आदमियों से एक आदमी ओवर वर्क करवाता है, तो भाई उनको अगर हटा दोगे ना, आदमी को इस सीन से हटा दोगे, तो जो रूट कोज होगा ना हंगर और ओवर वर्क का, वो क्या हो जाएगा बच्चों, खत्म हो जाएगा। आगे देखो, मैन इज़ द ओनली डैश दैट कंज्यूम विदाउट, मैन ही ओनली डैश है जो सिर्फ कंज्यूम करता है। क्या है मैन ओनली? वोम तो होता है कोई इंसेक्ट या कीड़ा, ऐसा तो नहीं है। मैन इज़ द ओनली ह्यूमन, ये क्या सेंस बनी भाई? मैन ओनली लिविंग बींग, मैन इकलौता लिविंग बींग है। अच्छा, तो जानवरों में जान नहीं होती, हट गया। क्या बचा? मैन इज़ द ओनली क्रिएचर, कि मैन ही इकलौता ऐसा क्रिएचर है, ठीक है, जो क्या करता है, दैट कंज्यूम्स विदाउट डैश, विदाउट डैश, जो सिर्फ कंज्यूम करता रहता है, सिर्फ खाता रहता है, विदाउट डैश। हम कहते नहीं है विदाउट, मतलब पता ही लग गया यार, ऐसे कहते नहीं है कि सिर्फ पैसा उड़ाता रहता है, कमाता नहीं है। तो भाई सिर्फ खाता रहता है, क्या नहीं करता, बनाता नहीं है। ड्रिंकिंग की क्यों बात आ गई? ड्रिंक करते तो हैं, स्लीप भी करते हैं, ईट भी करते हैं, प्रोड्यूसिंग। भाई सिर्फ कंज्यूम करता रहता है, प्रोड्यूस कुछ भी नहीं करता। आगे कहते हैं ही डज नॉट गिव मिल्क, ना तो ये मिल्क देता। ही, यहाँ पर कोई हेल्पिंग वर्ब लगानी थी, नॉट ले एग्स। अब ये तो इतना आसान था, इतना आसान था। ही के लिए हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी बच्चों? ही के लिए कोई सिंगुलर वर्ब आएगी क्या? सिंगुलर वर्ब आएगी, देख लो। और भाई यहाँ ले लगा रहा था तो तुम्हें इतनी बात पता लग गई थी कि किसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो कोई नेचुरल फॉर्म थी। किसके बाद फर्स्ट फॉर्म आती है? डू या फिर डज के बाद या फिर डिड के बाद। लेकिन प्रेजेंट की बात करता तो डिड तो हटा ही देते, या तो डू आता या फिर डज आता। और ही सिंगुलर था, आपको पता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहता है सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी कैसी सिंगुलर। इसीलिए ही डज नॉट ले एग, कि भाई ये तो ना एग भी नहीं देता, सिर्फ और सिर्फ खाता रहता है। ही डज नॉट ले एग, ठीक है। फिफ्थ का क्या आंसर बनता? ए आंसर बनता। आगे आ जाओ, आगे क्या कहता है, ही इज़ डैश टू पुल दी प्लग। और वो डैश है किस चीज़ में? पुल करने में प्लग को। प्लग होता है हल, भाई हल भी नहीं खींच सकता। आदमी से इतनी क्या नफरत हो गई आज औथर को, हल भी नहीं खींच सकता। क्यों नहीं खींच सकता? क्योंकि इंसान बहुत कमज़ोर है, टू वीक है। स्ट्रॉन्ग होता तो खींच लेता, टू क्विक होता, फुर्तीला होता तो भी कुछ सोचते। टू इडल होता है खाली बैठना, खाली थोड़ी बैठा, भाई कमज़ोर है इसलिए हल भी नहीं खींच सकता। और ही कैन नॉट रन डैश, और भाग भी नहीं सकता, कि भाई इतना भी नहीं भाग सकता कि खरगोश को पकड़ ले। तो यहाँ क्या आएगा? इतना भी क्या, इतनी तेज भी नहीं भाग सकता। ही कैन नॉट रन फास्ट, डल हटा देते, इडल हटा देते, स्लो हटा देते, आंसर क्या बचता? फास्ट। इतनी तेज भी नहीं भाग सकता कि किसी खरगोश को भी पकड़ ले। उसके बावजूद भी, येट, इतना सब कुछ होने के बाद भी, येट ही इज़ लॉर्ड ऑफ ऑल दी एनिमल्स। इतना कुछ होने के बाद भी ये जो इंसान है ना, लॉर्ड है किसका? ऑल दी एनिमल्स का। बात क्लियर? येट देखते ही पता लग गया था येट आता। डैम और दस का तो सवाल ही नहीं उठता था। बट भी सेंस नहीं देता, बट तो कोई ऐसी बात करता एक्सेप्ट। बट अगर इस तरीके की सेंस देता तो कहता एक्सेप्ट। लेकिन यहाँ क्या वर्ड आना था? येट आना था। भाई थोड़ी सी तो सेंस देखनी पड़ेगी, 10 वर्ड में से एक आधे पे तो सेंस चलेगी, है ना। अगले वाले में तो आपा ने बिना ऑप्शन के कर दिया था, क्या? बेयर मिनिमम, कि सिर्फ इतना सा देता है कि भाई खा पी ले, उससे ज़्यादा कुछ नहीं बचेगा तेरी जेब में। और 10th में क्या आता? दैट विल प्रिवेंट देम फ्रॉम, किस चीज़ से बचाएगा? सिर्फ इतना सा देता है जो उनको किस चीज़ से बचाएगा? फ्रॉम। सीधी सी बात है भाई, खाने पीने का ही देते तो किस चीज़ से बचाएगा? सिर्फ इतना सा ही देता है उन जानवरों को कि भाई भूखमरी से तो तुम बच जाओगे, फ्रॉम स्टार्विंग से तो बच जाओगे, और तुम्हारे पास कुछ भी नहीं रहेगा। ना ईटिंग सेंस बनाता, ना प्रोड्यूसिंग, ना क्रिएटिंग, सिर्फ और सिर्फ क्या आता? स्टार्विंग आता। ठीक है, ये थी आज की डेली डोज। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। कुछ बच्चों ने आके मुझसे कहा कि सर CHSL का पेपर है, टेंशन हो रही है, पता नहीं कैसा होएगा। मुझे एक बात बताओ, हम लोगों ने पिछले 6 महीने से तैयारी की है, आप लोगों ने प्रैक्टिस की है, आपके स्कोर आए हैं, सारी मेहनत की है, तो डरना क्या है? सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ हमारे हक में होगा। बहुत जल्दी नौकरी भी लगोगे, हमारे पास आओगे, फ़ोटो भी खिंचवाओगे, और हम स्टेटस भी लगाएंगे कि एक बच्चा और लग गया। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, ठंडे माइंड से, बिल्कुल माइंड को अपने चिल करके अपने CHSL को दो। इस बार बहुत सारे बच्चे लगेंगे अपने सेंटर के। कोई टेंशन वाली, नर्वसनेस वाली बात नहीं, आप लोगों को आता है, अपने आप पे विश्वास करो। ठीक है, यही था आज की डेली डोज, यही थी आज की डेली डोज। और अब स्पोकन इंग्लिश का नया बैच आया था 12 अप्रैल को, कोई बच्चा एनरोल होना रह गया तो कल भी आ सकता है। ठीक है, पसंद आई है तो लाइक करो, नहीं पसंद आई डिसलाइक करो। थैंक यू स्टूडेंट्स।